हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से और बात होगी आग ही आग की। ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल सब स्टेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें ऐसी बेहद भयावह। आग इतनी जबरदस्त थी कि 25 करोड़ का सब स्टेशन जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धू धू कर जलता हुआ ये सब स्टेशन, धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची ऊंची लपटें। भारी भरकम नुकसान इस आग लगने के चलते हुआ है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है दमकल कर्मियों को। कड़ी मशक्कत के बाद ये कामयाबी हासिल की पाई है कि जिसमें ये आग बुझ पाई है। घंटों मशक्कत की गई है तब जाके ये आग बुझी है। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें, जहां पर आप देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। ये आग सेक्टर 150 के मेट्रो लाइन सब स्टेशन में लगी थी और आग कितनी भीषण थी वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आग फैलते फैलते कई जगहों तक बढ़ गई और इसी के चलते भारी भरकम नुकसान की खबर है। 25 करोड़ का ये सब स्टेशन जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है, स्वाहा हो चुका है। एनपीसीएल सब स्टेशन में लगी भीषण आग। आग ही आग में दूसरी खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर एक जो कार है वो बर्निंग कार बनती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, जहां पर चलती कार में अचानक से भीषण आग लग जाती है। कार ड्राइवर किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाता है। ये बर्निंग कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो गाड़ी चला रहा था उस शख्स ने अपनी जान किसी तरह से कूदकर बचा ली। गनीमत रहती है इस बात की, लेकिन चंद मिनटों में पूरी तरह से ये कार जो है स्वाहा हो गई है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते इस कार में आग लगी। यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना है। चलती गाड़ी और आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ जलती हुई ये कार। आग ही आग में आप ये दूसरी खबर देख रहे हैं। नोएडा से खबर, गौतम बुद्ध नगर से खबर, जहां पर जलती गाड़ी आप देख रहे हैं जो चल रही थी और कुछ ही सेकंड्स में जलते चलते ये जलने लगी। और अब आग की तीसरी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। कार में सवार थे लोग जो कूदकर अपनी जान बचाते हैं। 2 लोग बताए जा रहे हैं जो इस गाड़ी में सवार थे और दोनों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली है। घटना गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके की है। ये देखिए ये गाड़ी, और गनीमत मानिए इस बात की कि 2 लोग जो इस गाड़ी में सवार थे, अगर वो इस गाड़ी में रह जाते और गाड़ी में एयरलॉक होके ये गाड़ी खुल ना पाती तो किस तरह से वो अपनी जान बचा पाते। लेकिन अच्छी बात ये कि दोनों ने अपनी जान किसी तरह से कूदकर बचा ली, समय रहते बाहर निकल गए गाड़ी से। गाजियाबाद से ये तीसरी खबर आप देख रहे हैं। आग से जुड़ी हुई जलती हुई ये गाड़ी जो चल रही थी और चलते ही चलते अचानक से शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है कि इसमें आग लग जाती है। अब आपको बड़ी खबर बता दें, मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोविड अस्पताल में तीसरी मंजिल से एक लड़की ने कूदकर जान दी है। 29 साल इस लड़की की उम्र बताई जा रही है। कविता इसका नाम, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जान बचाने के लिए आईसीयू में इसको भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। गोरवा गांव की रहने वाली ये लड़की कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, तो कुछ घंटे पहले ही कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई थी इस लड़की की। कविता इसका नाम, और तीसरी मंजिल से गिर गई है ये लड़की। जान चली गई है। तीसरी मंजिल से गिरते ही तनाव, वो प्रेशर आप समझ सकते हैं कोविड पॉजिटिव पाए जाने का। किसी तरह से भाग रही थी कोविड अस्पताल से और ये कोशिश भागने की जिसमें नाकाम साबित होती है। तो महज 29 साल की उम्र, कविता नाम की ये लड़की कोविड पॉजिटिव आई और उस तनाव को सह नहीं पाई, भागने की कोशिश करती है और वो कोशिश तीसरी मंजिल से नीचे आने की, लेकिन जान गंवा बैठी है। हालांकि इस बीच डॉक्टर्स ने कोशिश करी, आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन मौके पर ही लड़की की मौत हो चुकी थी। अब बात करेंगे आगरा बस हाईजैक के मामले की। इस पूरे मामले में एक नाटकीय रोल देखा जा रहा है, नाटकीय अंदाज देखा जा रहा है। इस मामले में लेन देन का विवाद सामने आ चुका है।
बदमाशों ने गढ़ी थी ये पूरी फाइनेंस कंपनी की कहानी। तो थोड़ी देर पहले तक जो हम फाइनेंस कंपनी के गुंडों की बात कर रहे थे, आखिरकार इसमें कोई फाइनेंस कंपनी का एंगल नहीं था। एंगल था प्रदीप गुप्ता, ये शख्स जो आप देख रहे हैं, करता धरता इस पूरे नाटकीय अंदाज से बस को हाईजैक करने का यही शख्स था। बस मालिक का लेन देन का इसके साथ विवाद चल रहा था और बदमाशों की ये पूरी कहानी जो है, इसके झांसे में आगरा की पुलिस आ गई। ये सबसे शर्मनाक बात कि आगरा पुलिस इनके इस नाटक को समझ नहीं पाती है, नाटक में खो जाती है और प्रदीप गुप्ता नाम का एक शख्स सफलता हासिल करता है इस नाटक को रचने के पीछे। हालांकि ये शख्स फरार है जिसने ये पूरी कहानी रची। इसकी धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द कोशिश इस प्रदीप गुप्ता नाम के शख्स को पकड़ने की। और इस पूरे मामले में बस के एक यात्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र चतुर्वेदी है। पिताजी का नाम? श्री अनंतराम चतुर्वेदी। उम्र? उम्र 23 साल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पोस्ट महेवा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। अच्छा, क्या हुआ है? तुम कहाँ? सर मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। हाँ? ऑटो सुब्रोस ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। वहाँ से मैं छुट्टी लेके आया हूँ 10 दिन के लिए। और मैं गुड़गांव से बस से आया हूँ। कल गुड़गांव 3:20 पे वहाँ से मैं बस से निकला हूँ। वहाँ पे टिकट लिया मैंने 1000 रुपये का, वहाँ से गुड़गांव से छतरपुर के लिए। और वहाँ से निकला और मैं आगरा पहुँचा। और आगरा पहुँचने वहाँ में बस चेंज हुआ हमारा और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? वो सर वो बाहर गाली गलौज हो रहा था। हमने देखा किसका हो रहा था? नहीं देखा सर। ठीक है। और फिर हम आगे निकल आए। अब जब हम ग्वालियर पहुँचे तो ग्वालियर में हमारी बस चेंज की गई है। और ग्वालियर में जब चेंज की गई है तो और फिर ग्वालियर से सीधे हमें झांसी भी आए हैं। फिर झांसी में हमारी बस चेंज हुई है और झांसी से सीधे हम यहाँ नौगांव आ गए। यहाँ पे आप लोगों ने बस को रोक लिया। ठीक है। ये बस तुम्हें किसने एड्रेस किसने दिया बस का कि कहाँ मिलेगी बस? नरेंद्र कहाँ का है? नरेंद्र यही नौगांव स्टैंड के पीछे। अच्छा, जब तुम बस में वहाँ नोएडा से गुड़गांव से बैठे, मथुरा से बैठे, आगरा से बैठे, ग्वालियर से, झांसी से, बस में किसी प्रकार कोई विवाद हुआ किसी से? नहीं सर, विवाद। बस के स्टाफ का किसी से विवाद हुआ क्या? स्टाफ का सर बाहर था, बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? हमने ये नहीं देखा सर कि बाहर, हम लोग बस में थे। बस को किसी ने कोई हथियार वथियार ले गए, किसी ने कोई हाईजैक वगैरह किया क्या? नहीं सर। कोई हाईजैक किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। हाईजैक किया क्या? तो बस यात्री को आप सुन रहे थे जिसने अपनी पूरी आप बीती बताई है। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे दें, लखनऊ बस हाईजैक मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि डीएम एसएसपी से इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। शातिर अपराधी प्रदीप गुप्ता की गुंडई, दबंगई और आगरा पुलिस के अनप्रोफेशनल रवैये की कहानी है आगरा बस हाईजैक। हालांकि बस तो मिल गई है, लेकिन आगरा पुलिस अब भी बेबस है क्योंकि प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है। ग्वालियर के अशोक अरोड़ा और प्रदीप गुप्ता के बीच में था लेन देन का विवाद। रकम की वसूली के लिए प्रदीप गुप्ता ने रची थी बस हाईजैक की साजिश। फिलहाल बस बरामद हो गई है, लेकिन प्रदीप गुप्ता पुराना शातिर अपराधी है। 2018 में भी इटावा में फर्जी ARTO बनकर वसूली का मुकदमा दर्ज है प्रदीप गुप्ता पर। उस वक्त प्रदीप गुप्ता के साथ 2 ARTO अफसर भी गिरफ्तार हुए थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और सोना चांदी बरामद हुआ था। अब पुलिस लगातार प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अंबेडकर नगर से। बड़ी खबर है, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई है विवादित पोस्ट। फेसबुक पर की गई है ये आपत्तिजनक पोस्ट और इस पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में थाने पहुंचे हैं लोग जिन्होंने हंगामा किया है और इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। रसूलपुर बांस गांव का रहने वाला है ये आरोपी युवक। अंबेडकर नगर से आ रही है ये बड़ी खबर, लोगों ने किया है हंगामा।
और अब आप आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने विधायकों से अपील की है। विधानसभा सत्र में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण उत्पीड़न के इस मामले में सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। सभी नेता राजनीति से ऊपर उठकर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाएं। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने विधायकों से की अपील। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं खबर जो एटा से आ रही है। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे अचानक से पलट गया है और सड़क किनारे बैठे लोग ट्रक के नीचे दब गए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत की खबर आ रही है, एक घायल हुआ है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को निकाला है यहां से। थाना मलावन इलाके की यह घटना। अनियंत्रित ट्रक पलटा, 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल। अब अगली खबर जो है वो आजमगढ़ से है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एलआईसी के एजेंट को मारी है गोली। एलआईसी एजेंट से बदमाशों ने लूटे हैं 21,000 रुपए। कई राउंड फायरिंग करके बदमाश फरार हो जाते हैं। जिले भर में पुलिस ने चलाया है अब अभियान। खुद एसपी सुधीर सिंह वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। मेहनगर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के पास की यह घटना। एलआईसी एजेंट से बदमाशों ने लूट लिए 21,000 रुपए और कई राउंड फायरिंग करते हैं। कई राउंड फायरिंग करने के बाद दहशत फैलाते हुए फरार हो जाते हैं। जिले भर में पुलिस ने अब अभियान चला दिया है चेकिंग का। और खुद इस बीच आपको जानकारी दें कि खुद एसपी सुधीर सिंह वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। बताइए ना, आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश है। क्या घटना क्या हुई है आपके साथ? हम भैया मीटिंग करके आगे बढ़े गांव से। उसके बाद 2-3 लोग वहाँ खड़े थे। हम जैसे अपनी बाइक आगे बढ़ाए हैं, मेरी बाइक में ला करके वो लोग अपनी बाइक लड़ा दिया। मेरी बाइक फंस गई। उसके बाद फिर वो लोग मुझे मारे हैं। हेलमेट पहने थे, सर पर मार रहे थे, सर पर नहीं लगा तो फिर यहाँ मारे हैं। उसके बाद फिर वो लोग बाइक छीनने लगे, नहीं दे रहे थे तो फिर गोली मार दिया। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर राम मंदिर पूजा भूमि पूजन के दौरान पूजा का समर्थन करने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की नेता रूबी आसिफ को धमकी मिल रही है। कट्टरपंथियों ने उन्हें परिवार उनका जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। परिवार के साथ उनको जिंदा जला दिया जाएगा, ये धमकी उनको मिली है। इस बाबत आपको बता दें कि दीवारों पर पोस्टर बाकायदा चिपकाए गए हैं और इसके बाद पूरा परिवार अब दहशत में जीने को मजबूर। इसके अलावा इस्लाम से बेदखल करने की भी धमकी दी गई है। पीड़ित महिला नेता ने अपने संगठन के लोगों के साथ जाकर थाने में तहरीर दे दी है। सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। मेरी वाइफ रूबी आसिफ खान ने भव्य राम मंदिर की खुशी में एक पूजा अर्चना की थी अपने घर पे कुछ महिलाओं के साथ। उसका कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये कुछ पोस्टर कि इनको इस्लाम से खारिज कर दो और इनके घर में जिंदा जला दो, इन्हें इस तरीके की बातें करने लगे हैं और हमारे पोस्टर लगा दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ था उस पर पूजा अर्चना की थी, जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण था, अच्छा उदाहरण था। लेकिन कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आया और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कानपुर के बिकरू कांड की बात करेंगे, जिसमें विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के फरार भाइयों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जय के भाइयों की सूचना देने वाले को पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस ने लोगों से जय वाजपेयी के भाइयों के बारे में जानकारी देने को कहा है ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके। फरार चल रहे हैं जय वाजपेयी के भाई। 3 भाइयों शोभित, रजयकांत और अजयकांत वाजपेयी की गिरफ्तारी का पुलिस निरंतर प्रयास कर रही थी और इसी क्रम में इन तीनों अभियुक्त गणों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जनता का जो भी व्यक्ति इनकी वेयरअबाउट्स या इनके गैरकानूनी कृत्यों के बारे में यदि कोई सूचना देना चाहता है तो वो पुलिस को सूचना दे सकता है। और इस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं यूपी के मुख्य अपर सचिव, सीधे रुख करते हैं अवनीश अवस्थी की प्रेस इसको भी तुरंत परचेज करके
मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत, हेल्थ विभाग के अंतर्गत जल्दी से जल्दी जहां भी मरीज हैं जिनको आवश्यकता है इनको देने की, उनको देने का निर्देश दिया है। बेहतर इलाज के लिए ये भी कहा है कि प्रिंसिपल्स जो है वो जवाबदेह होंगे, कहीं उदासीनता ना हो। जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के प्रिंसिपल मजबूती से काम करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो भी दवाएं खरीदनी है उसके लिए पर्याप्त धनराशि हर मेडिकल कॉलेज के पास है, उस धनराशि से उसको आगे बढ़ाएं। ये जो आज टेस्टिंग की उपलब्धि हुई है, इसमें हम ये भी आपको बता दें कि RT-PCR के लिए नए टेस्टिंग लैब्स अब जल्दी ही मेडिकल डिपार्टमेंट में और मेडिकल एजुकेशन में और भी स्थापित हो जाएंगे। तो ये जो 45,000 का RT-PCR का लक्ष्य है, ये जल्दी ही टेकअप हो जाएगा। ACS मेडिकल एजुकेशन ने बताया है कि सैम्पलिंग की व्यवस्था भी और बेहतर की जा रही है, जिससे आगे बढ़कर सैम्पलिंग को भी बढ़ाकर जो है टेस्टिंग की ओर आगे तेज किया जाएगा और उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्याप्त संख्या में बेड्स हों, बेड्स की संख्या में वृद्धि हो। जनपद में 108 की एम्बुलेंस और ALS की एम्बुलेंस 50% कोविड में लगाई जाए। ये सब कार्य भी निर्देशित आज किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के किसानों को खाद्य और कृषि सामग्री सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए कहा है कि राज्य सरकार के कृषि विभाग के सभी अंग, कोऑपरेटिव के सभी अंग इसके लिए कृतसंकल्प हैं और प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी कदम उठाना है कदम उठाएंगे। आज पूरे प्रदेश में हर जगह चेकिंग की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में कहीं भी अगर कालाबाजारी होगी, कहीं भी किसानों के हित से जो है खिलवाड़ किया जाएगा तो बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो खाद की कहीं कालाबाजारी कर रहे हैं या दाम को आगे पीछे बढ़ाकर आगे कर रहे हैं या किल्लत पैदा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध रासुका भी लगाने की कार्रवाई जो है की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के विशेष पैकेज के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को भी लाभान्वित करने के लिए निर्देश और जल्दी से तेजी से कार्य करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल जो है रोडवेज की बसेस के माध्यम से लगभग 10,81,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। 6,862 कल बसेस चली हैं जिनके माध्यम से जो है लोगों का आवागमन सुनिश्चित हुआ है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार 3,12,000 लोगों पर 1,91,000 FIR दर्ज की गई हैं। माननीय न्यायालयों ने भी निर्देशित किया है कि जहां भी उल्लंघन हो वहां सख्ती से कार्रवाई की जाए। उसके अनुरूप हर जनपद में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। 68,000 वाहन सीज किए गए हैं। 65 करोड़ 29 लाख रुपया चेकिंग से जमा हुआ है। 3,51,000 गाड़ियों को आवश्यक सेवाओं के लिए परमिट दिया गया है। 1,075 लोगों के विरुद्ध 795 FIR दर्ज करके कालाबाजारी को रोका गया है। 2287 मामलों में फेक न्यूज़ पर कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,661 हॉटस्पॉट में 1169 थानों में 13,54,000 मकानों में 80 लाख से अधिक लोग निवासित हैं। यहाँ 37,536 केसेस जो है इन कंटेनमेंट जोन में है। इनके मैनेजमेंट का भी और मजबूती से काम करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में मास्क को पहनने के लिए, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं और इसके लिए पूरी कार्रवाई जो है फील्ड स्तर पर हो। सभी अधिकारी इसके लिए कार्यरत रहें, हर विभाग इसके लिए मजबूती से कार्य करे। ये निर्देश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी विशेष बल दिया है। पुनः इस अवसर पर टेस्टिंग की जो संख्या है 40,75,000 क्रॉस करने पर प्रदेश ने विशेष रूप से कीर्तिमान हासिल किया है और यही इसी तरह का कीर्तिमान हर मद में बेड्स की संख्या में, एम्बुलेंस को प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, डोर टू डोर सर्वे के लिए सभी जगहों पर जो है विशेष रूप से कार्य सुनिश्चित करके कोविड के अभियान के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी सरकार का आप कोविड बुलेटिन सुन रहे थे जिसमें हर अपडेट दे दी गई है। प्रदेश में किस तरह से हर कदम आगे बढ़ाया गया है प्रदेशवासियों के लिए। हर सुविधा, हर तरह सहूलियत जो प्रदेशवासियों के लिए जरूरी है कोरोना के चलते, वो की जा रही है।
खबर बहराइच से है, जहां पर नेपाली पानी की वजह से घाघरा नदी उफान पर है। मोतीपुर, नानपारा, महसी और केसरगंज तहसील के 85 गांव में पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसमें रहने वाली 2.25 लाख की आबादी प्रभावित है। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की गंभीर समस्या बनी हुई है। रहन सहन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां नजर जाती है वहां पानी ही देखा जाता है। बहराइच में नेपाली पानी की वजह से जो घाघरा कही जाने वाली सरयू नदी अपने उफान पे है। बहराइच की लगभग 4 तहसीलों के 85 गांव बिल्कुल टापू बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव पूरे जलमग्न हैं, घर जलमग्न हैं, मवेशी बाहर बंधे हुए हैं, आवाजाही बंद है, लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बहराइच की बात करें तो घाघरा नदी पिछले 25 दिन से उफान पे है और लगातार गांव सारे जलमग्न हैं। सबसे बड़ी बात की जाए तो नदी जो है लगातार 25 दिन से पानी जो भरा हुआ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं और जिला प्रशासन किस तरह से उनकी मदद कर पा रहा है। क्या नाम है आपका? ननकुन्ना मेट। कहाँ रहते हैं आप? गाँव सभा राजा मोडी, गाँव जोगापुरवा। ननकुन्ना जी, यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ बहुत गंभीर समस्या है हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत मजबूरी में फंसे हैं। अब चले जाएं तो हम लोग कहाँ को चले जाएं, कैसे चले जाएं? हमारे लोगों की तो कोई बात सुनता नहीं है। अगर लिख करके कागज़ देते हैं कि हमारे लोगों पर यह समस्या है तो कागज़ देते हैं, नोट डालते हैं। कोई आज तक मतलब हमारे लोगों की पुरसे हाल नहीं लेता है। हम लोग खाने पीने की व्यवस्था कोई नहीं दिया है। एक दिन पूड़ी बटी थी तो बच्चे लोग ने पाया और वो खाया, अपना टाइम पास किया। उसके बाद में तो कोई ना पूड़ी, ना सब्जी, ना कोई लैया, ना चना, ना कोई चीज़। एक कल जो है मतलब एक बोरी दिया गया है। अब उस बोरी में क्या है, चना है, दाल है और चावल है, पिसान है, क्या क्या चीज़ है मतलब सरकार ने कल दिया है। और जल भराव से हम लोग 25 दिन से पीड़ित हैं, जो कि आज तक मतलब हम लोगों को वह समस्या है हमारे लोगों के सामने कि हम लोग बहुत मजबूरी में फंसे हैं। आपके मवेशी कैसे रह पा रहे हैं? अब वो किसी तरीके से अपन टाइम पास करते हैं और भूखे रह जाते हैं। जो जानवर का चेहरा रखा हम लोग, उस चेहरे में जो है सांप बैठे हैं, बड़े बड़े बिगधर बह करके आए हैं पानी में। अब उसमें अगर हम लोग जाएं वो चेहरा निकालने के लिए तो वो दौड़ते हैं, रपटाते हैं, वह हम लोग भाग लेते हैं तो जानवर भी भूखे। लोगों का साफ कहना कि 25 दिन से गांव में पानी भरा हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से केवल नाम मात्र इंतजाम किया गया है। 25 दिन के बाद जो है कल यहाँ पे एक बोरी चना और दाल और जो लैया होती है वो दिया गया है। तो लगातार बाढ़ पीड़ित बहराइच में परेशान है और उनके लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे सरकार की तरफ से वो नहीं, अधिकारी द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।